बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एंट्री टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में मैं जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ वो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ और उस लेक्चर में मैट्रिसेस की जो सम बेसिक टाइप्स हैं जिसमें मैंने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाकर देखें ताकि आपको मैट्रिसेस के हवाले से जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझ आ सकें। आज के लेक्चर में मैं सम इम्पॉर्टेंट टाइप जो हैं मैट्रिसेस की उन पर डिस्कशन करूंगा। इनमें से आपके एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन का आना काफ़ी चांस है। तो यहाँ पर जिन स्पेशल टाइप्स को मैं मैट्रिसेस की डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले आपके पास है जी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, पीरियोडिक, इडेम्पोटेंट, निम्पोटेंट एंड इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस। यहाँ पर मैं आपको इन मैट्रिसेस के हवाले से शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आपके पास सम टाइम एमसीक्यूज़ दिया होता है और उस एमसीक्यूज़ में से आपने ये पहचानना होता है कि दिया हुआ कौन सा मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जस्ट विद इन सेकंड्स आपको मैं यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसके ज़रिए आप ये पहचान सकेंगे कि दिए हुए मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स आपका इस टाइप का है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं बताऊँगा, फिर इसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अब पहली बात यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स में डिफाइन करूँगा ये सारे मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सिमेट्री कहेंगे अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आपके पास दोबारा मिल जाए तो वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक मैट्रिक्स लिखा 3 2 2 5। आप देखें यहाँ पर इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स दोबारा ए आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पर दोबारा चूँकि ए के बराबर है तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन के मतलब यहाँ पर मैं बात करता हूँ। आप गौर करें कि ये जो चीज़ है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये है आपका A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये आपके पास है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा, सिंबॉलिक डेफिनेशन इसकी ये इस तरह है। या चलें एक और एग्जांपल 3/3 मैट्रिक्स ही ले लेते हैं। 1 3 5 ये पहली रो लिखी। अब इसी को अगर आप पहला कॉलम बना लेते हैं 3 5 7 2 आपने सेकंड रो लिखी, इसी 7 2 को आप इधर लिख देते हैं, ये 8 आ गया। ठीक है, अब आप गौर करें कि यहाँ पर इसका ये वाला एलिमेंट A12 और A21 ये एक जैसे हैं। आपका ये A13 और ये A31 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर उसके बाद ये आपका जो मैट्रिक्स ये जो नंबर है आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। अब इस पर अगर आप गौर करें तो आपको ये पता चलेगा एक मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें AIJ बराबर हो AJI के। ठीक है, AIJ और AJI आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी जो सिंबॉलिक डेफिनेशन है वो इस तरह है। A इज कॉल्ड सिमेट्रिक, अ मैट्रिक्स AIJ of order n by n is called symmetric if AIJ इक्वल हो AJI के, यानी कि A12 A21 के इक्वल होना चाहिए, A31 A13 के इक्वल होना चाहिए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन आपके पास है वो कुछ इस तरह है। अगर उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लें और वो -1 के बराबर आ जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, इसको कैसे आपने पहचानना है, या उसकी एग्जांपल अगर आपने बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे। देखें, ये एक मैट्रिक्स ए है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए याद रखेगा डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नंबर आपने सपोज लिखा है 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी -5 वो इधर होना चाहिए। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो वो ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा। सही है, ए ट्रांसपोज -a आपस में इक्वल होंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। ये आ जाता है 0 -5 5 0। अब आप यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे, ये रह जाएगा 0 5 -5 0, तो ये आपके पास आ गया -a के बराबर। तो इसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, तो स्क्यू सिमेट्री के लिए मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन बताई है वो ये है कि इसके डायगोनल एंट्रीज तमाम होने चाहिए 0, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज बचती हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। तो इसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन इस तरह बनेगी इसकी स्क्यू सिमेट्रिक की कि डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। अब डायगोनल एंट्रीज में मैंने आपको बताया हुआ कि आई और जे बराबर होते हैं। डायगोनल एंट्रीज ये हैं सारी आपके पास, A11 A22 A33, यानी जहाँ पर आई और जे सेम होते हैं, आई का मतलब रो का नंबर, जे का मतलब कॉलम का नंबर, जहाँ पर आई और जे सेम होते हैं वो आपकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो AI J 0 के इक्वल होगा कब? जब आई और जे आपस में क्या हो? इक्वल हो। और जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि AI J का आंसर माइनस टाइम AJI के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये आपके पास मैट्रिक्स याद रखिएगा हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आपने एक बड़ी एग्जांपल बनानी है। अगर मैट्रिक्स आपके पास फर्ज करें 3/3 का आपने बनाना है, तो पहले यहाँ पर ये सारे 0 कर दें, ठीक है। अगर आपने इधर -7 लिखा है तो फिर इधर +7 लिखना। अगर आप इधर 8 लिखते हैं तो इधर -8 होना चाहिए। अगर इधर 9 है तो फिर इधर -9 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास डेफिनेशन है हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन अगर आपको दिए हों, ठीक है, उसको आपने कैसे पहचानना है या उसकी एग्जांपल अगर आपने खुद से बनानी है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स को आप हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं अगर उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने से ए के बराबर उसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर हर्मिशन मैट्रिक्स का जो ताल्लुक है वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ है, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट रियल एंट्रीज का तो नहीं होता आपके पास। तो कॉन्जुगेट का जब भी कॉन्सेप्ट आता है वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ होता है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स इफ इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल कैसे बनती है। मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2/2 का, एक मैट्रिक्स ए मेरे पास है। यहाँ पर कोई भी नंबर रियल होना चाहिए, 3 5, ये ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम हो, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी नंबर लिखा है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट इधर होना चाहिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 3 - 5 होता है। तो अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स। इधर आपके पास रियल एंट्रीज हैं, इधर दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट हैं आपके पास। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट, इसका आपने प्रूफ करना है कि ये आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स बन गया है। तो आप क्या करेंगे जी, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लें, ये आपके पास आ जाएगा 3 3 - 5 होता, 3 + 5 होता 5। अब आप इसका ले लें ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये आ जाएगा 3 × 3 3 - 5 होता, 3 + 5 होता 5। तो आप ये देखें दोबारा पलट कर आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया? ए मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपके पास तरीकाकार है हर्मिशन मैट्रिक्स की एग्जांपल बनाने का। अब हर्मिशन मैट्रिक्स में मतलब आपकी सिंबॉलिक डेफिनेशन क्या निकलेगी, शॉर्ट ट्रिक इसका क्या बनेगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें AI J कोई भी रियल नंबर होना चाहिए और IJ यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, यानी कि इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो रियल होनी चाहिए, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज रियल होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह होने चाहिए कि AI J का कॉन्जुगेट लें तो वो AJ I के बराबर आना चाहिए, ठीक है, जब I और J नॉट इक्वल हो, ठीक है। इसको मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेट वगैरह भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्जुगेट लेने पर आप टाइम वेस्ट करेंगे। सिंपल याद रखना है कि जब एक्चुअली कॉन्जुगेट लेने से होता क्या है, अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। तो जब भी आपने हर्मिशन की एग्जांपल बनानी है ना जी, तो हर्मिशन की एग्जांपल बनानी है तो कॉन्जुगेट वगैरह सोचना नहीं है, बस आपने योटा के साथ वाला साइन चेंज कर देना है।
बस इधर +5 इजोटा लिखा तो आप इधर लिखें -5 इजोटा, बस सिंपल। अगर इधर -5 इजोटा लिखा तो इधर +5 इजोटा लिख दें, ठीक है। तो कॉन्जुगेट भी ना सोचें आप। नेक्स्ट आपकी है जी स्क्यू रिमिशन। स्क्यू रिमिशन जैसे कि स्क्यू सिमेट्री की मैंने बात की, तो स्क्यू रिमिशन में भी आपने सबसे पहले क्या लिखना है, इसकी डायगोनल एंट्रीज 0 के इक्वल होनी चाहिए या प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, ठीक है। स्क्यू रिमिशन की तरह यहाँ पर भी स्क्यू रिमिशन की जो मैंने ये लिखी है चीज़ बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री की लिखी है, इसी तरह स्क्यू रिमिशन में आपके पास जो चीज़ बनेगी वो कुछ इस तरह होगी कि जहाँ पर आपकी हैं डायगोनल एंट्रीज या तो 0 कर दें या फिर ऐसे होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। और प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब है 5 इजोटा, लाइक 3 इजोटा, 2 इजोटा, इस तरह के नंबर होने चाहिए, ठीक है, डायगोनल में। तो AJ = 0 और AJ = λI कब, जब I और J आपस में इक्वल हैं, यानी कि वो क्या है, I और J कहाँ पर इक्वल होते हैं, डायगोनल एंट्रीज में। और जहाँ पर ये आपस में इक्वल नहीं है यानी नॉन डायगोनल में, तो उसमें ऐसा होना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -AJI के इक्वल आज का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं आसान तरीके से आपको बताता हूँ कि इसकी अगर आपने एग्जांपल देख कर बतानी है कि किस तरीके से स्क्यू रिमिशन का पता चलेगा, तो जी उसका तरीका अगर सिंपल ये है कि जब हर्मिशन की बात करते हैं तो हर्मिशन में कॉन्जुगेट का हर्मिशन में योटा के साथ वाला नंबर का साइन चेंज होना चाहिए। और जब आप बात करें ना स्क्यू रिमिशन की, तो सिर्फ आपने रियल पार्ट के साथ वाला साइन चेंज करना है, ठीक है, सिर्फ रियल पार्ट के साथ वाला साइन आपने चेंज करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स B लिखा है, एक तो ये है कि यहाँ पर ये सारे 0 होने चाहिए, ठीक है, एक ये चीज़ है। आपने लिखा है अगर फ़र्ज़ करें 5 - 3 इजोटा। अब प्रोसीजर ये कहता है कि स्क्यू रिमिशन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक मैट्रिक्स A को स्क्यू रिमिशन कहेंगे अगर उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -A के बराबर आए। तो ये कहता है जी पहले इसका कॉन्जुगेट लें फिर इसका ट्रांसपोज लें, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। आप सिंपल ये करें, यहाँ पर ये 5 - 3 इजोटा ना, तो ये आएगा -5 - 3 इजोटा। अगर इस तरह का आप मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये हमेशा मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, स्क्यू रिमिशन। अब ये -5 - 3 इजोटा बना कैसे, एक्चुअली इस नंबर का कॉन्जुगेट लिया मैंने और उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। 5 - 3 इजोटा, इसका कॉन्जुगेट लें, कितना बनता है 5 + 3 इजोटा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, कितना आएगा -5 - 3 इजोटा। अब ये जो नया नंबर आया है इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, सिर्फ आपने रियल पार्ट का साइन चेंज किया है, ठीक है। तो जब भी आपने स्क्यू रिमिशन की एग्जांपल देखनी है, देख के बतानी है या ख़ुद बनानी हो, तो सिंपल आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए, इधर इजोटा के साथ वाला साइन नहीं चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज होगा, ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू रिमिशन होगा। मज़ीद एक एग्जांपल देखते हैं। आपने लिखा इधर 8 इजोटा, 9 इजोटा, 3 इजोटा, यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर लिख दिए हैं, सही है। अब अगर इधर आपने लिखा है 2 + 3 इजोटा, तो इधर आपने लिखना है -2 + 3 इजोटा, यानी सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज होना चाहिए। इधर आपने लिखा 8 इजोटा सपोज, तो इसमें जो कि रियल पार्ट है कोई नहीं, तो ये इधर 8 इजोटा ही रह जाएगा। इधर आपने लिखा अगर फ़र्ज़ करें -7 + 8 इजोटा, तो इसका रियल पार्ट का साइन क्या बनेगा 7 + 8 इजोटा, ठीक होगी बात ये। अगर फ़र्ज़ करें बच्चा कहता है सर इधर सिर्फ -7 लिखा हो, इधर 8 इजोटा ना हो, तो -7 + 8 इजोटा ना हो, नो प्रॉब्लम, आपने रियल पार्ट का साइन चेंज करना है, डेट इज़ +7 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ना, -7 अगर खाली लिखा है -7 + 0 इजोटा, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास एग्जांपल बनी है ये आपके पास है स्क्यू रिमिशन मैट्रिक्स की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि देख कर पता चल सकता है आपको कि एक मैट्रिक्स हर्मिशन कब हो सकता है, स्क्यू रिमिशन कब हो सकता है, सिमेट्रिक कब हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक कब हो सकता है, ठीक है। तो विद इन सेकंड्स आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे डिस्कशन करते हैं जो बाकी आपकी टाइप्स रहती हैं उनके मुतालिक। नहीं बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम डिफाइन करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप ऑर्थोगोनल कहते हैं अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें या A × A ट्रांसपोज कर लें और आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक मैट्रिक्स लिखा A = cos थीटा - sin थीटा cos थीटा, और थीटा यहाँ पर कोई रियल नंबर है, तो थीटा की हर वैल्यू के लिए ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा।
यहाँ पर मैं इनकी सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह पर डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन तमाम जो मैंने मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखी हैं, इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें यहाँ पर मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर है जी पीरियोडिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप पीरियोडिक कहेंगे और उसका पीरियड जो है वो K है अगर A की पावर K+1 A के बराबर आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए K क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, K यानी पॉजिटिव इंटीजर, अगर A की पावर K+1 A के बराबर आ जाए तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और उसका पीरियड जो है वो यहाँ पर K के बराबर है। मिसाल के तौर पर देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी A की पावर 2+1 K, यहाँ पर अगर 2 पुट कर दिया जाए और आंसर आ जाए इसका A के बराबर, तो फिर यहाँ पर इस मैट्रिक्स A का जो पीरियड है वो क्या है, 2 के बराबर है। सही है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि A की पावर 2+1 डेट इज़ 3 पर इसका आंसर A आया है। ऐसा भी पॉसिबल है कि K की वैल्यू 4 हो जाए, उस पर 4+1 यानी 5, तब भी इसका आंसर A आ जाए। K की और मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी आपको मिल सकती हैं जिसके लिए यहाँ पर इसका आंसर A के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो सा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर K निकलेगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर K होगा, जिसके लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसका आंसर A के बराबर आएगा, उसे उसका यहाँ पर पीरियड कहेंगे। जैसे पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप बात करते हैं ना, तो वहाँ पर भी जो पीरियड होता है वो आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। सही है। तो यहाँ पर भी K जो है वो आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पीरियोडिक मैट्रिक्स में इसकी स्पेशल टाइप है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आप कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को जिसका स्क्वायर जो है, सॉरी एडम्पोटेंट मैट्रिक्स इसकी स्पेशल टाइप है। ऐसा मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर लेने से आंसर A के बराबर आ जाता है, ठीक है। उस मैट्रिक्स को आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स विल बिकम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ K = 1। अगर यहाँ पर K की कीमत 1 पुट कर दी जाए तो आपका जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक होगा बात ये। नेक्स्ट इसके बाद जनाब आपके पास अगली डेफिनेशन है निलपोटेंट मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स A को आप निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसकी पावर P लेने से उसका आंसर नल मैट्रिक्स O के बराबर आ जाता है, और P भी यहाँ पर आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जिसके लिए इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी एक मैट्रिक्स A है, उसका स्क्वायर लेने से आंसर आया 0 के बराबर, फिर आपने उसका आंसर लिया 5, फिर आंसर आ गया 0 के बराबर। तो इसमें फर्स्ट टाइम इसका आंसर जो 0 के बराबर आया था वो चूँकि 2 है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर जो P है वो इसका निलपोटेंसी इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स A की पावर P लेने से उसका आंसर 0 के बराबर आता है तो उस मैट्रिक्स को आप निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, और P उसका निलपोटेंसी इंडेक्स कहलाता है अगर P लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जिसके लिए इसका आंसर 0 के बराबर आए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइम चूँकि इसका आंसर 2 के ऊपर 0 के बराबर आया, तो 2 को यहाँ पर 2 इज कॉल्ड निलपोटेंसी इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। या सिंपल हम कहेंगे इस मैट्रिक्स A का जो इंडेक्स है वो यहाँ पर क्या है, 2 के बराबर है। सही है। वो आपके पास आंसर आना चाहिए A के बराबर, और निलपोटेंट के केस में इसका आंसर आना चाहिए नल मैट्रिक्स के बराबर। एंड लास्ट आपकी टाइप वो इन्वोल्यूटरी थी, वो मैंने आपको यहाँ पर इन्वोल्यूटरी रह गई। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को आप इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को आप इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर बेटा कुछ स्पेशल टाइप्स थी मैट्रिसेस की एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम के हवाले से। वैसे तो आप देखें मैट्रिसेस की बेशुमार और टाइप्स हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हमने तो सिर्फ अपनी डोमेन पे रहते हुए एंट्री टेस्ट के हवाले से बात करनी है, ठीक है। तो एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन टाइप्स में से चूँकि क्वेश्चन आपका रेज हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखी, ठीक है। उनको किस तरीके से आप जज करते हैं, उनको किस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिटियन
स्क्यू एनिमेशन के केस में बताया। फिर इनसे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज़ हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, या जो उनसे रिलेटेड बन सकते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।